नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, पूरे देश में एसआईआर कराए जाने को लेकर के बात हो रही है। बिहार में अभी हाल में इलेक्शन हुए, वहां पर जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, अभी लगातार सवाल उस पर चल रहे हैं। वोट चोरी का सवाल वहां खत्म नहीं हुआ है। सरकार बनाने की तमाम कवायदें हो रही हैं, लेकिन वोट चोरी का मामला भी पैरेलल चल रहा है। सवाल उस पर लगातार पूछे जा रहे हैं। इसके बीच में एसआईआर पूरे देश में कराए जाने की बात हो गई। पश्चिम बंगाल में जम करके विरोध हुआ। ममता बनर्जी जिस तरीके से सड़क पर खुद उतर करके आ गई, और ये सिलसिला वहां पर थम नहीं रहा है। वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब तो और भी राज्य इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। अब उसमें केरल का नाम भी जुड़ गया है, तमिलनाडु का नाम भी जुड़ गया है। क्या माना जाए, जिस तरीके का विरोध हो रहा है सड़कों पर, क्या एसआईआर के हालात कुछ बदलेंगे? एक और चीज साथ में मैं जो चल रही है, जो हम लोग कहीं जिक्र देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमिश्नर को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए गए। भारत में तो इलेक्शन कमीशन को हर चीज से आजादी मिली हुई है। वो बिल्कुल जो चाहे कर सकते हैं। उनको बूस्टर एक तरीके से दिया गया है कि भाई आप हमारे लिए काम करिए, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। ना आज न कल कभी आपकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। लेकिन बांग्लादेश में जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई चुनाव आयुक्त की, क्या उसका असर भारत पर भी पड़ेगा? दोनों सवाल मैं एक साथ आपसे लेता हूं। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, चुनाव आयोग जब जैसा हमने देखा है ना शुरू से ही, और 1952 से जो इस देश ने चुनाव आयोग देखा है, चाहे वो एक सदस्यीय था, फिर बाद में वो 3 सदस्यीय बना। वो कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करता। वो सबसे बातचीत करके, सबकी सलाह मशवरा करके, और उसके बाद वो सबका एक होता ना आम सहमति बना करके, उसके हिसाब से काम करता है। ये पहला अवसर है जब पहले आपने राजीव अग्रवाल को देखा, जिस तरीके से उनकी कार्यशैली थी, और उसके बाद अब ज्ञानेश गुप्ता सेम पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उनके लिए ना तथ्यों का कोई मतलब है, ना किसी राज्य की परेशानियों का, दिक्कतों का, व्यवहारिक समस्याओं का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने बंगाल पे, उस पर बाद में आएंगे, तमिलनाडु में, सबसे पहले केरल की बात कीजिए। जिस दिन वो अनाउंस कर रहे थे, उस समय भी ये सवाल उनसे, आपको याद हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि वहां पर स्थानीय निकायों के चुनाव है 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को, और आपने ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश करने की डेट दे दी वहां पर उससे पहले। कैसे हो पाएगा ये? तो उन्होंने क्या कहा था कि ये उनका काम है, वो देखेंगे। आप बताइए, क्या केरल में किस तरह का ऐसा प्रेशर है कि आपको अभी एसआईआर कराना जरूरी है? सेकंड फेज में करा लीजिए, ये ग्रास रूट से पहले अपनी रिपोर्ट ले लेते उसके बाद ही। लेकिन जान पूछ करके टकराव का रास्ता लेना है, जो मोदी और शाह का काम का तरीका है ना, कि केवल हम बताएंगे कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा और क्यों होगा। तर्क का कोई मतलब नहीं, केवल को तर्क करेंगे। एक परिस्थिति वो है। बंगाल में शुरू से विरोध हो रहा है। ममता बनर्जी का, जैसे आपने जिक्र किया, वो टूथ एंड नेल फाइट करने के लिए तैयार है। केरला का मैंने बताया 9 और 11 को स्थानीय निकाय चुनाव है। उससे पहले बीएलओ चाहकर भी, क्या आपको लगता है कि ये काम कर पाएंगे एसआईआर का? और चुनाव आयोग क्या कह रहा है? 50 करोड़ फार्म बांट दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तमिलनाडु में बीएलओ से लेकर के तहसीलदार तक, जो एआरओ होते हैं, वो तक सड़कों पर उतरे हैं कि टाइम की लिमिट कम है, ट्रेनिंग कम है, रिम्यूनरेशन कम है, ट्रेनिंग कम है। ये सारी बातें वो कह रहे हैं। उसके बावजूद भी ज्ञानेश गुप्ता सुनने को तैयार नहीं है। और बिहार के अंदर एक सेट ऑफ रूल, बाकी स्टेट्स के अंदर दूसरा सेट ऑफ रूल। बिहार के अंदर आपने क्या देखा? डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक को यूज नहीं किया गया, और उसका परिणाम आपने देखा कि कितने बड़े पैमाने पर सारे खेल किए गए। अब जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये आई है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जब चुनाव आयोग एसआईआर करेगा, तो उसके अंदर एआई का प्रयोग करेगा, उसमें डेड उनको हटाने के लिए, डुप्लीकेशन को हटाने के लिए। तो बिहार में क्यों नहीं किया वो? बाकी राज्यों में क्यों नहीं करेगा? तो वो जो तरीका है ना कि मेरी मर्जी, जो मैं करूंगा वो ठीक है, तो ये तो इनके एसआईआर का तरीका है। केरला सरकार, आपको पता है, वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई है। वहां भी क्या होना है पूरे देश को पता है। बंगाल सरकार भी कोर्ट में जा रही है, उसका भी क्या पता है आपको। तमिलनाडु सरकार जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का सबको पता लग गया, खासतौर पर कुछ बेंचेस का। इसमें कोई वो अतिशोक्ति की बात नहीं। अब सवाल, राम प्रकाश जी, आपने कहा दूसरा कि जो बांग्लादेश के जो इलेक्शन कमिश्नर थे, बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जब देशद्रोह का मामला चल रहा था, उनको जब अरेस्ट किया गया, तो उन्होंने वो सारी गड़बड़ियां स्वीकार कर ली तत्काल। और गड़बड़ करने के बाद आप समझ सकते हैं किस तरह के कानून और वो सारी चीजें चलेंगी। वो मई की हम्म। चीज है, वो आज दोबारा से इंडिया के अंदर ट्रेंड कर रही है। पता नहीं किस रेफरेंस में, शायद मुझे लगता है प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट कर दिया क्या भारत में भी कभी होगा, और वो एक फोटो लगा हुआ है। एक्चुअल में वो खबर पुरानी है।
तो उसको ट्रेंड कराया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन परिस्थिति जो है, कोई बहुत अंतर नहीं रह गया, माफ कीजिएगा, बड़े भारी मन के साथ कहना पड़ता है। नहीं, यहाँ पर जिस तरीके से पहले राजीव अग्रवाल ने जो उनका व्यवहार था, उससे पहले सुनील अरोड़ा का जो व्यवहार था, आम आदमियों के प्रति छोड़ दीजिए, अशोक लवासा साहब के साथ भी किस तरह का व्यवहार था। स्वयं सुभाष चंद्र, सुशील चंद्रा भी होते थे इलेक्शन कमीशन में, वो दोनों एक हो जाते थे, लवासा माइनॉरिटी में आ जाते थे। यही कारण है कि मोदी जी को नोटिस भी नहीं दिया गया जब उन्होंने शहीदों के नाम पर वोट मांगे, आपको ध्यान होगा। ठीक, तो अब नहीं, उसी एक लाइन पर ज्ञानेश गुप्ता चल पड़े हैं। मोदी हम जी सर ने जरा टाइम फ्रेम वाला जो सवाल हम कर रहे हैं, जरा जो बात हम कर रहे हैं, जरा मैं उस पर एक और सवाल करना चाहता हूं। मैं समझना ये चाहता हूं दर्शकों के लिए आसिक भाई, चुनाव आयोग जो बात कह रहा है कि वो हम देख लेंगे, वो हमारा काम है। भाई बिहार में बाढ़ से त्रस्त बिहार में 1 महीने में ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने फाइनल ड्राफ्ट जारी करवा लिया और सुप्रीम कोर्ट से किसी को कोई राहत मिली नहीं। तो ऐसे में भाई लोगों का जो कुछ होना है वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता को तो अपने अपने हिसाब से काम करना है। तो इस लिहाज से वो 1 महीने में क्यों, वो 1 हफ्ते में भी एसआईआर करा सकते हैं। केरल हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कोई भी देश का कोई भी राज्य हो, ऐसे तो एसआईआर आप चाहिए तो 48 घंटे में करा लीजिए, 1 हफ्ते में करा लीजिए, 1 महीने में करा लीजिए, जैसे चाहिए करा लीजिए। क्या है, जब फर्क ही नहीं पड़ना है, सब कुछ अपने हिसाब से होना है, तो कभी भी करा लीजिए, कितने भी समय में करा लीजिए। राम प्रकाश जी, उनकी मर्जी नहीं है, वो कौन होते हैं, उनकी क्या मर्जी है? उनके जो आका है उनकी मर्जी के ही है। आका का संदेश आता है, ये उसको लागू कर देते हैं 1 महीने के अंदर। कहीं आप 22 दिन में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो ये भी कह सकते हैं 24 घंटे में कि जाइए राम प्रकाश जी, हो भी गया उत्तर प्रदेश का, मौज कीजिए आप। हाँ, जो जिस हालत में ये व्यक्ति काम करता है और जिस पूरे तरीके से बुद्धि निरपेक्ष है, ये शर्म निरपेक्ष है कंप्लीटली, किसी तरीके का कोई लॉजिक इस आदमी को समझ में नहीं आता। तो ऐसा तो नहीं है कि इतना सीनियर आई सब सर था, वैसे ही अमित शाह के साथ उसने काम किया भाई। उसने होम मिनिस्ट्री में काम किया है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो अमित शाह की दूसरी मंत्रालय है, उसमें एज सेक्रेटरी काम किया है। तो उसको ये पता है कि बॉस के सामने यस करके उनके सपने को कैसे साकार करना होता है। तो उनके लिए वन लाइन का जो मंत्र है वो ये है कि अमित शाह को कैसे खुश रखना है। बाकी काम सारा फिर वो खुद, क्योंकि अमित शाह तो पार्टी के चुनावी चाणक्य हो गए और ये सारे के सारे वोटर लिस्ट और सबका खेल करते हैं बैठ करके वहां। तो ये सारी की सारी चीजें किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं तो केवल आपको एक छोटे लॉजिक की बात कर रहा हूं कि केरला के अंदर 9 और 11 तारीख को जब स्थानीय निकाय का चुनाव है, तो आप ये बता दीजिए मुझे कि वहां पर एसआईआर करेगा कौन? सिर्फ ये बता दीजिए, वो कर्मचारी वो काम करेंगे या ये काम करेंगे? और जो पूछा गया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि देख लिया जाएगा समय आने पर। अरे समय आने पर क्या देख लेंगे? ऐसी क्या आफत आ गई है? सेकंड फेज में करा लीजिए, थर्ड फेज में करा लीजिए, इसके बाद की डेडलाइन दे दीजिए ना, अभी होगा। तो वो लोग कोर्ट में जा रहे, धक्के खाते रहेंगे वो भी। कोर्ट में आपको पता है कि जो ज्ञानेश गुप्ता के वकील हैं वो किस तरीके से सारी चीजें खेलते हैं चीजों को। टाइम बाइंग की टेक्टिक्स बिहार के अंदर मैं आपको हमेशा कहा करता, 24 जून से लेकर के और जुलाई की 10 जुलाई को पहली तारीख थी, बिहार का चुनाव हो गया, लेकिन जो हुआ वही जो चुनाव आयोग चाहता था। और चुनाव आयोग क्या चाहता था? जो मोदी और शाह चाहते थे। तो फिर इस चुनाव का ढकोसला कर क्यों रहे हो राम प्रकाश जी? छोड़ दीजिए ना इसको। आप सीधा ये कहिए, जैसे पुतिन के यहाँ नहीं होता कि किसी विरोधी को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, जो भी मेन विरोधी है उसको जेल में डाल दो। और उसके बाद पुतिन साहब इतने % वोटों से चुनाव जीत गए। उत्तर कोरिया के अंदर आप देखते हो कैसे चुनाव वहां भी होता है, वहां का परिणाम देख लीजिए। तो यहां क्या अंतर रह जाएगा अगर आपने अपने हिसाब से चीजों को खेल करना है? तो बचेगा ही कुछ नहीं। तो ज्ञानेश गुप्ता क्या उस तरफ जा रहे हैं? सवाल तो पूछा ही जाएगा कि भाई आप अपने लेवल पे इतने बड़े बड़े फैसले कर सकते हो। बोला जी सीईओ की मीटिंग बुलाई थी, सीईओ को ज्यादा पता है क्या? सीईओ भी आपकी तरह एक ऑल इंडिया सर्विस का एक आईएएस अधिकारी है। पॉलिटिकल चीजें पॉलिटिकल लोगों को पता है। आपने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई क्या दिल्ली में, सारी नेशनल पार्टियों की? कंसर्न रीजनल पार्टियों की मीटिंग बुलाई क्या? कर दिया जो मर्जी आता है। ऐसा भी कभी सुना था आपने? भारत का चुनाव आयोग ऐसे भी कभी काम करता है? और अपोजिशन के लोग जब मिलने जाए, पहली बात तो उनको टाइम नहीं दे देंगे 6 महीने, और जब टाइम देंगे तो उनको घुसते ही एक बात बता दी जाएगी कि इतने आदमी अंदर आएंगे और ये नया चुनाव आयोग है। ये नया चुनाव आयोग कर क्या रहा है? ये बिहार के अंदर आपने देख लिया, उससे पहले महाराष्ट्र में देखा था, फिर दिल्ली में देखा था, हरियाणा में देखा था, मध्य प्रदेश में देखा था, छत्तीसगढ़ में देखा था। तो फिर वही काम कर लीजिए ना, कहां समस्या रहेगी उसमें? जो आप अब कर रहे हो वो उसी की तो बात है। एक बार घोषणा ही तो करनी कि आगे से चुनाव ऐसे होंगे जैसे ज्ञानेश गुप्ता जी कहेंगे। वो कहे तो चुनाव हो गया, बात खत्म। एक आदमी से 8 वोट डाले, चाहे किसी की जेन्युइन है उसकी वोट काट दी जाए, जिंदा को मृत दिखा दिया जाए, मृत की वोट डलवा दी जाए, हु केयर्स? तो नहीं करता। तो आप सोचिए एक बात,
इन सारी चीजों को एक बार साइड में रखिए। अपने पुतिन का चुनाव देखा आपने? जो सबसे प्रबल शक्तिशाली उनका विरोधी था, उसको पहले तो डिस्क्वालीफाई कर दिया, फिर पकड़ के जेल में डाल दिया। ठीक हो गया चुनाव। पुतिन साहब सबसे लोकप्रिय। ये मैं आपको कितने सालों से ये बात कर रहा हूं कि ये उस रास्ते पे जा रहे हैं। यहां क्या किया? 2024 का लोकसभा चुनाव आया, उससे पहले कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए गए या नहीं किए गए? आपके पैर बांध दूं मैं और फिर कहेंगे कि रेस लगाएंगे मेरा आप, तो आपकी तो रेस हो गई ना पैर बांधते ही। तो यही लेवल नहीं, प्लेइंग कोशिश फील्ड भी क्या तो है? की गई सर, जैसी पुतिन ने कोशिश की वैसी कोशिश भी की गई भाई। राहुल गांधी की सदस्यता छिनवाई गई, उनको बाहर फेंका गया भाई, बस जेल नहीं भेज पाए। शायद वो समझ में आ गया था कि बैकफायर हो जाएगा, मामला ज्यादा बिगड़ जाएगा। जी। डिस्क्वालीफाई भाई। लोकसभा का एमपी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मानहानि के केस के अंदर 2 साल की मैक्सिमम सजा और 2 के 2 उनको मिले। और गजब देखिए, लोअर कोर्ट ने जिस गति से उसको पहले पेंडिंग रखा और फिर किस बिजली की गति से उसको एक्टिवेट किया, फिर गुजरात हाई कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया। सोचिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में वो तो जज साहब ने कहा कि मुझे ऐसे क्लिंचिंग आपको आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, मुझे सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये फैसला गलत है, और वो चीज दी गई। और तब जाकर के राहुल गांधी की सजा पे सस्पेंड नहीं हुई, कन्विक्शन को स्टे किया गया। सजा सस्पेंड होने से केवल आप जेल जाने से बच सकते हैं, कन्विक्शन स्टे होने पर ही उनकी सदस्यता बहाल की गई और उनकी सुविधाएं बहाल की गई। आप केवल कल्पना करके देखिए, जिस आदमी को आप युवराज कह करके पूरे खानदान को भ्रष्ट बताते हो, यूपीए सरकार पर हजारों करोड़ के घपले लगाते हो, आरोप लगाते हो, आज तक कोई आदमी आज तक कन्विक्ट हुआ तो बता दीजिए 11.5 साल में। और उसको कन्विक्ट किस बात पे करते हो? कि उसने वो आपत्तिजनक शब्द कहे, मानहानि का केस था। मानहानि के केस में किसी विपक्ष के नेता की आपको सदस्यता जाती हुई सुनी हो आज तक पूरी दुनिया में? मैक्सिमम सजा करके 2 साल की, क्योंकि 2 साल से एक दिन की भी सजा नीचे होती तो डिस्क्वालीफाई नहीं होते। तो इन लोगों की बैंकरप्सी देखिए आप, वो तो बहाल होके आगे, फिर पहले से ज्यादा जोश से आगे। अगले ने कह दिया मुझे जेल में डाल दो, फर्क नहीं पड़ता, जहां डाल दो मैं रहने को तैयार हूं। तो मुंह की किसने खाई? फिर आपने क्या किया? उनके खाते बंद कर दिए। किस बात पर? कि उन्होंने आयकर अदा नहीं किया। मुझे इस देश में ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी एक पार्टी का नाम बता दे जिसने आज तक 1 रुपए का आयकर दिया है। आपको नहीं पता पॉलिटिकल चंदा जो है इस देश में आयकर से मुक्त है? किस बात पे किया बंद? केवल और केवल चुनाव को एक तरफा करने के लिए। उसके बाद क्या कहते हैं प्रचार में कि मोदी, अपने राहुल गांधी ने अंबानी और अडानी से काला धन लिया है, टेम्पो में भर के बोरों में। प्रधानमंत्री ये बात कह रहा, सीबीआई खाली हाथ बैठी, क्यों नहीं अरेस्ट किया सारों को? सब क्या रेड क्यों नहीं की? काला धन क्यों नहीं पकड़ा? तो पूरी चुनाव प्रक्रिया का राम प्रकाश जी मजाक उड़ा के रख दिए। और उसके अंदर लोगों का विश्वास अब किस दिशा में जाएगा, आप केवल सोचिएगा। जो अपने बिहार के अंदर हुआ है, 30,000 करोड़ रुपए पहले बांट दिए लोगों को, गरीब राज्य है। उसके बाद आप कह रहे हो कि चुनाव हुआ है वहां पे। तो मैं तो आपको उस दिन भी कह रहा था कि ऑक्शन करा लेते ना। और बीजेपी के अलावा ऑक्शन लेने की किसी की स्थिति नहीं, सारे के सारे फाइनेंशियली बैंकरप्ट कर दिए। तो वही जो कुछ करे वो कर ले, घोषित कर दे भाई, जीत के बाद खत्म, नीलामी के नाम छूट गई। 30,000 करोड़ रुपए किसके थे? वो वर्ल्ड बैंक से आया हुआ पैसा था, आपने लुटा दिए दोनों हाथों से। एक बार सरकार बन जाए 5 साल में, अब कितनों को दे देंगे आप 2-2 लाख रुपए जो आपने प्रॉमिस किया था स्वरोजगार के लिए? कितनी महिलाओं को दे देंगे बता देंगे जरा? मोदी बता दे, शाह बता दे, नीतीश बता दे, कोई तो बताए। तो मजाक बना के रख दिया सारी चुनाव प्रक्रिया का। जो सत्तारूढ़ पार्टी चाहे उसी के हिसाब से काम हो रहा है। और इसीलिए आज आपने देखा राहुल गांधी हो, खड़गे हो, उन्होंने 12 राज्य जो एसआईआर वाले हैं उन सब के शीर्ष नेताओं की मीटिंग बुलाई दिल्ली के अंदर और उनके साथ विचार विमर्श किया। कितना ही विचार विमर्श कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, होगा वही जो ज्ञानेश गुप्ता को अमित शाह का इशारा होगा। तो उसके बाद तो डेमोक्रेसी तो फिर सीमित होगी ना जी। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल नहीं है ना। ऑफ द फ्यू, फॉर द फ्यू, बाय द फ्यू, वेरी फ्यू, 2-3 लोग। तो अगर ये डेमोक्रेसी, तो मुबारक है देशवासियों को, हम तो क्या ही कर सकते हैं। पहली बार सर हम ये भी देख रहे हैं भाई, एसआईआर और ये सारी चीजों को लेकर के अभी फिलहाल हम ये पहला मामला ऐसा देख रहे हैं, पहली बार ये देख रहे हैं कि जिन लोगों की ड्यूटी लगनी है, जिन लोगों को एसआईआर करना है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, वो विरोध कर रहे हैं। भाई बिहार में हमने जनता का विरोध देखा है, देश के तमाम प्रबुद्ध लोगों का विरोध देखा है, सामाजिक सिविल सोसाइटीज का विरोध देखा है, लेकिन अब वो लोग विरोध में उतर गए हैं जिनको ये करना है। इसका कितना इम्पैक्ट देखते हैं आप? चुनाव आयोग के ऊपर क्या वाकई कुछ भी असर ये डाल पाएंगे,
या फिर इनकी अपनी खुद की नौकरी खतरे में आ जाएगी आज सरकार जिस तरीके का रवैया है? क्या माना जाए इसको? राम प्रकाश जी, जो कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं इस एसआईआर का, उनका एक बार लॉजिक समझिएगा आप, और दर्शकों के साधारण उसके लिए। पहला इश्यू कह रहे हैं कि साहब वर्कलोड हमारे पास बहुत ज्यादा है, नंबर एक। स्केर्सिटी ऑफ मैन पावर है, लोग कम है, कर्मचारी कम है। तीसरा वो कह रहे हैं कि टाइम लिमिट इतनी ज्यादा कंप्रेस कर दी गई है कि हम सब के ऊपर दबाव है। फिर वो कह रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग अधूरी है। और आखिरी वो कह रहे हैं कि हमारा मेहनताना कम है। आप बताइए इनमें से कौन सी बात नाजायज है? क्या इन सारे इश्यूज को एड्रेस करके एसआईआर नहीं किया जा सकता था? और नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? किसकी जिद है? भाई जब करने वाले ये कह रहे हैं तो आप किससे कराएंगे? हवा में करा लेंगे क्या? आपने कल सुबह सुबह देखा किस तरीके से चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी कि 50 करोड़ फार्म बांट दिए, 50 करोड़ 11 लाख फार्म बांट दिए। मौज कीजिए आप। 98.32% वोटर्स तक पहुंच गए। बिहार में भी तो यही किया था। बाढ़ आई हुई थी, लोग डिस्प्लेस थे, इतना बड़ा पलायन था, सारी बात थी, कह दिया बांट दिए फार्म, जाइए घूमते रहिए, अब जो करना कर लीजिए। और फिर कह रहे कि जीरो अपील आई। जीरो अपील का एक नया कंसेप्ट ले आए। जब किसी को इन्वॉल्व ही नहीं करोगे, जब सारी कहानी ही आपके हाथ में पन्ना प्रमुखों के जरिए करनी है आपने, तो फिर ये नोटंकी क्यों कर रहे हो? सरेआम कीजिए ना। आपने महाराष्ट्र कर्नाटक के अंदर करके दिखाया ना। महादेवपुरा दिखाया राहुल गांधी ने। आनंद के अंदर दिखाया। आनंद में एसआईटी बहुत आगे तक पहुंच रही है। वोट चोरों तक हाथ पहुंचने ही वाला है। क्या पता चुनाव आयोग उन्हीं सारी चीजों को देखते हुए इन वन गो पूरे बल्क में ये काम करके फॉर ऑल टाइम्स वोटर लिस्ट इस तरीके से बना रहा हो कि बीजेपी और जो मोदी और शाह कहते हैं कि अगले 35 साल विपक्ष में ही बैठना है। चुनाव आयोग उसमें एक पार्टनर ही तो है, जिस तरीके से उसने बिहार में काम किया। आप मुझे बताइए, आचार संहिता का क्या हाल कर दिया इन्होंने? कभी ऐसे पैसे बटते हुए देखे क्या आप? 6 तारीख को फर्स्ट फेज का चुनाव था, उसके बाद भी बिहार में पैसे बटे महिलाओं में, लाभार्थियों के अंदर 10-10 हजार रुपए। क्या फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? मैं वही कह रहा हूं आपको। पूरे चुनाव के दौरान, चुनाव की घोषणा से लेकर के सेकंड फेज तक लगातार पैसे बटे हैं ऑफिशियली। 2 नंबर में बटे हो तो अलग है। दूसरे राज्यों से ट्रेनों में बिठा बिठा करके, छुट्टी करवा करवा के, अंडर द टेबल पैसे दे दे करके, वो एक अलग पक्ष है। ये तो सरकारी खाते से आपके खाते में, निजी खाते में पैसे गए पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान। और इसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं। और उसके बाद ये आपके पमेरियन मीडिया क्या कह रहे हैं कि इतनी जबरदस्त व्यूहरचना थी भाजपा की। ये व्यूहरचना नहीं कहते इसको, इसको इलेक्शन की डकैती कहते हैं। लेकिन सर, जो हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि चुनाव जो कर्मचारी हैं उनके जो सवाल हैं, जो मांगे हैं, ठीक है, वो लॉजिक हम आप समझ सकते हैं, हम आप उस पर बात कर लेते हैं। समाज में एक बड़ा तबका है जो उस लॉजिक को समझता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता उस लॉजिक को समझना चाहते हैं नहीं, या नहीं, समझने की स्थिति में हैं? नो। दूसरा, उनकी मांगे कितनी भी वाजिब हो, आज जायज सवाल सरकार सुनना कहाँ चाहती है? ऐसे में इन कर्मचारियों को क्यों मानेगी सरकार, क्यों सुनेगी सरकार? ये किसी दूसरे रास्ते से कराएगी, एसआईआर का कोई और रास्ता निकाला जाएगा। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूं कर्मचारियों की जरूरत कहाँ है? पन्ना प्रमुख आपके सारे देश के अंदर है, करवा दीजिए ना, उसी के हिसाब से तो करना ही है। पन्ना प्रमुखों के सारे, तो आप एक बात हो ना राम प्रकाश जी, आपके लोकसभा चुनाव में वोट थे हरियाणा के अंदर, और 3 महीने बाद विधानसभा में 3.5 लाख वोट काट दिए गए। क्या कसूर था उनका? वह कौन सी एसआईआर हुई थी? क्या क्राइटेरिया था 3.5 लाख वोट काटने का? राहुल गांधी ने 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज कितनी तारीख है? 2 हफ्ते होने को है। एक मुंह खोला, एक शब्द बोला उसने, गणेश कुमार ने। 3.5 लाख तो वो काटे, और 25,40,000 वोटों का खेल किया, जिसका हेडिंग वाइज उन्होंने बताया 3 कैटेगरीज में कि ये किया गया है। क्या कर लिया आपने? आप कह रहे हो ज्ञानेश कुमार गुप्ता। ज्ञानेश गुप्ता आपको क्या लगता है अपनी इच्छा से करवा रहा है क्या ये सब? उसको कहा गया है ये ऐसे करने के लिए? इस देश के अंदर आप लोगों के अंदर भय फैला करके रखिए बस। भय, भ्रम और झूठ, ये 3 सूत्र वाक्य हैं इस पूरी सियासत की जो 11.5 साल से इस देश में चल रही है। उसके अलावा कुछ नहीं। पहले चुनाव आयोग एक रेफरी था, आज वो इनका चुनाव, जो अपने रूलिंग पार्टी है उनका ओपनर है। उनकी तरफ से बैटिंग की शुरुआत करता है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लेकर के, उसके फेसिस से लेकर के, उसमें फ्रीबीज भी बढ़ती रहेंगी, ये भी सुनिश्चित करता है। आप कर लीजिए क्या करेंगे। तो चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है? नहीं करा रहा भाई। एसआईआर कोई और करा रहा है। चुनाव आयोग का केवल एक चेहरा है, ना उसकी कोई मर्जी है, ना उसको कोई समझ है। एक आइडल ब्यूरोक्रेट के तौर पर जो आदेश मिला उसको आगे सरका दिया, वो हो ना हो
कैसे हो, व्यवहारिक दिक्कतें क्या है, कर्मचारियों की क्या परेशानी है, उसे कोई लेना देना नहीं। ये सवाल पूछा गया था उनसे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अनाउंस कर रहे थे तब पूछा गया था। और आज खड़गे ने जब 12 राज्यों की मीटिंग की, उसमें स्पेसिफिकली कहा कि एक बार चुनाव आयोग ये तो बता दे कि हम बीजेपी के लिए बैटिंग नहीं कर रहे। भरी मीटिंग में उन्होंने कहा, तमाम तरह के व्यवहारिक सवाल उठाए। राहुल गांधी भी वही थे, उन राज्यों के कांग्रेस अध्यक्ष थे, सीडब्ल्यूसी मेंबर थे, प्रभारी थे, विधानसभा के विधायक, कांग्रेस विधायक दल के नेता थे, सब थे। कर लीजिए, आप क्या करेंगे, कोई सुनने को तैयार हो तब ना। ऑल ऑफ ए सडन फ्रॉम नो, ऐसी क्या फत आ गई है कि जो काम 2003-4 के अंदर उसमें लंबा समय लगता था, इनको 1 महीने में कराना, बिहार के अंदर करा दिया ना। कुछ सुनने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में वो सारे तो कहते कागजात हैं कि देख अब लिए। मामला तकनीकी हो गया है, वो तो कह देते हैं कि अब मामला तकनीकी हो गया है, टेक्निकल मामले हो गए हैं, बहुत एडवांस्ड हो गया है चुनाव एडवांस, आयोग। बहुत एडवांस हो गया, दिख रहा है ना सारे का सारा। बिहार के अंदर जो त्रुटियां पहले थी, एक घर में 500 वोट, फला वोट, ये वोट, फर्जी एड्रेस, जीरो एड्रेस, उनमें से कितने कम हो गए। डीडुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्यों नहीं लगाया, बता दीजिए ना। अब तो एआई का भी यूज करेंगे, फेशियल रिकग्निशन भी करेंगे बंगाल के अंदर। तो मेरा तो आपसे साधारण सवाल है लेमन, फिर ये काम बिहार में क्यों नहीं किया था? कम से कम डीडुप्लीकेशन तो कर देते। सवाल पूछा गया गणेश गुप्ता से कि साहब, जो 2 लोग जिनके 2 जगह वोटर एपिक कार्ड है, उनका क्या करेंगे आप? उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। भाई, डीडुप्लीकेशन में 1 सेकंड में पकड़ा जाएगा, वो क्यों नहीं लगा रहे हो आप? उसका कोई लॉजिक नहीं, उसका कोई जवाब नहीं। उनसे स्पेसिफिक, आपको सब याद हो, स्पेसिफिक सवाल पूछा गया कि बिहार के अंदर किस तरीके से कितने घुसपैठिए पकड़े गए, केवल उस सवाल को बाईपास करके उसका जिक्र ही नहीं। तो ये तो आपका चुनाव आयोग रह गया। तो अब आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की इच्छा, चुनाव आयोग की इच्छा क्या है भाई? जो अमित शाह सुबह शाम तक घुसपैठियों के नाम से वोट मांग रहे थे, ना उन्होंने बताया कितने घुसपैठिए मिले एसआईआर के अंदर, ना अमित अपने क्या नाम है गणेश गुप्ता ने बताया। लोगों को मनवा दिया, घुसपैठिए है, बात ही खत्म। ऐसे ही बंगाल में तो है। वही घुसपैठिए अब पश्चिम बंगाल और यस, तमिलनाडु में ढूंढे जाएंगे। बस केरला में भी बेसिकली पहला टारगेट तो वेस्ट बंगाल है ना जी। वेस्ट बंगाल के अंदर घुसपैठिए, फिर कुछ हिंदू मुस्लिम, कुछ और, इट विल बी ए कॉकटेल ऑफ मेनी थिंग्स। हालत ये है कि लोगों को इतना कंफ्यूज कर देना है कि उनको कुछ समझ में ही ना आए, और हर आदमी अपनी वोट बचाने के लिए दौड़ पड़े। उसके बाद जो खेल कर रहा है वो करने की कोई समस्या नहीं। यही तो है। आप तमिलनाडु के अंदर कल वो सारे प्रभारी भेज दिए और कह दिया बिहार मॉडल लागू करेंगे तमिलनाडु के अंदर। बताइए इनके पल्ले क्या है तमिलनाडु में? भेज दिए सारे के सारे। 3 दिन पहले आपने देखा होगा रिजल्ट आया, तो अपने 14 को, 16 तारीख को सारे के सारे जो कलाकार थे वो वेस्ट बंगाल के अंदर मीटिंग कर रहे थे। कल का देखा होगा आपने तमिलनाडु के अंदर, बोला बिहार मॉडल करेंगे। तमिलनाडु अच्छा बोला, प्रोग्रेसिव स्टेट है, उसका बिहार बड़ा होगी क्या? तो इनको तो बेचारों का जो मर्जी आए, मुंह के आगे मैदान है, वो करते हैं। डेमोक्रेसी की क्या स्थिति कर रहे हैं उनको, इनको समझ में नहीं आ रहा गणेश गुप्ता को कि इनको कैसे याद किया जाएगा। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो फिर सर ये ठीक ही है कि बीएलओ की जगह पे पन्ना प्रमुखों से एसआईआर करा लीजिए, देश का बड़ा खर्च बच जाएगा। क्योंकि बीएलओ करे या पन्ना प्रमुख, फॉर्म वो पन्ना प्रमुखों वाले ही जमा होने हैं, भाजपा कार्यालय में ही भरे जाने हैं। तो कम से कम देश का पैसा बच जाएगा, बीएलओ को पैसा अतिरिक्त नहीं देना पड़ेगा। पैसे बर्बाद भी तो कर रहे हैं ना भाई, ऐसा कैसे? देश को मिट्टी में भी तो मिलाना है, सारे रिसोर्सेज को मिसयूज करते हुए खेल सारे करने उस तरीके, रिजल्ट वो होना है जो बॉस ने कहा है। एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। ब्यूरोक्रेसी को और फौज को ये सिखाया जाता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। तो ज्ञानेश गुप्ता ने बॉस को राइट मान लिया है, बॉस जो कहे वो सारा, बाकी अपोजिशन टाइट। बॉस इज ओनली राइट, द रेस्ट ऑफ द पीपल आर टाइट ऑल थ्रू द गेम। ये लगातार देख लीजिए राजीव अग्रवाल क्या करता था। मुझे तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए राम प्रकाश जी, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन। इस देश के अंदर कोई चुनाव आयुक्त रिटायर होने के बाद लापता हुआ है क्या? राजीव अग्रवाल से पहले या उससे सुनील अरोड़ा से पहले? जब से सुनील अरोड़ा रिटायर हुए, जब से राजीव कुमार रिटायर हुए, आपने देखा नहीं उनको? उनकी कोई स्टेटमेंट देखी है? और उनसे बरसों पहले जो लोग रिटायर हुए, वो डेली राइटअप, आर्टिकल, सारी सवाल जवाब करते हैं लोगों के साथ। कुरैशी साहब से लेकर के, लवासा साहब से लेकर के, रावत साहब, और पता नहीं कौन कौन। इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया कि इनको छुपना पड़ रहा है? इसका जवाब तो देश सोच ले एक बार। कहां गए सुनील अरोड़ा? क्यों छुप गए? और फिर एजेंसी बताती है वो आपकी प्रिय, जिसकी आप खबर नहीं दिखाते हो, कहती है कि नहीं नहीं, विदेश में ही सूत्र, विदेश में नहीं भागे हैं, देश में ही है राजीव अग्रवाल, सूत्रों ने बताया है। बताइए, भी सूत्र बता रहे हैं कि राम प्रकाश राय आज घर में है या विदेश में? बताइए आप। ये तो हालत कर दी है देश की। तो मजाक बना के रख दिया है। आपने कहा ना बांग्लादेश में जो चुनाव आयुक्तों के साथ क्या हुआ, आपको क्या लगता है मोदी जी को इस बात का पता नहीं था कि ये हो सकता है?
तभी तो उनको संवैधानिक प्रोटेक्शन दी ना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि जो कॉलेजियम होगा सिलेक्शन करेगा उसके अंदर सीजीआई होंगे, पीएम होंगे, लीडर ऑपोजिशन होगा। कानून बना करके क्या किया? सबसे पहला काम किया चीफ जस्टिस को बाहर करना, और दूसरा काम किया कि किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को उसके कार्यकाल के दौरान लिए गए फैसलों के लिए उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। और उसमें यह भी भूल गए कि सारे के सारे इलेक्शन कमिश्नर कवर हो गए उसमें 1952 से लेकर आज तक के। कुछ तो बेचारे स्वर्ग भी सिधार गए जो पुराने थे, बड़े उम्र थे जिनकी। अब बचा किसको रहे थे? केवल 2014 के बाद वालों को। उनमें भी जिसने चूक की वो अपने घर चले गए। अशोक लवासा का देख लीजिए क्या किया। उसके बाद सुशील कुमार जो है वो छोड़ के गए बीच में, देख लीजिए आप। सूत्र तो आजकल देश चला रहे हैं सर। दिल्ली में इतना बड़ा हमला होता है, इतना बड़ा विस्फोट होता है, अगर आपको ध्यान हो तो उस विस्फोट की जानकारी किसने दी थी इस देश को, उस पर नजर मारिएगा। उस देश की उस पूरे विस्फोट की जानकारी मीडिया ने चलाई सूत्रों के हवाले से। किसी ऑफिशियल ने अनाउंसमेंट नहीं किया कि दिल्ली में इतना बड़ा विस्फोट हुआ है। इतना ही नहीं, तमाम बातें जो ऑफिशियल्स की तरफ से अनाउंस होने चाहिए थे उन सबको सूत्रों के हवाले से ही देश को जानकारी दी गई। कहीं कोई ऑफिशियल सामने नहीं आया। सूत्र तो आजकल पूरा देश चला रहे हैं सर, पूरा देश सूत्रों के हवाले है। और वो सारे सूत्र जो है अंततोगत्वा एक वो ताई जी हैं उनके, उनसे ही जाके मिलते हैं। वो ताई जी आती हैं, वही बताती हैं, तो उन्हीं की एजेंसी बताती है कि सूत्रों के हवाले से ये सब है, सूत्रों के हवाले से विस्फोट हुआ, सूत्रों के हवाले से फलाना यूनिवर्सिटी से वो पढ़े हुए डॉक्टर पकड़ लिए गए, सूत्रों के हवाले से उसमें ये विस्फोटक निकल गया। पुलिस कहीं नहीं लिखती है, पुलिस कहीं नहीं बताती है। पुलिस क्या लिखती है वो आपको मुझसे बेहतर पता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।